हे माननीय प्रधानमंत्री श्री श्री 1000 श्री नरेंद्र मोदी जी, आप महामानव हैं। आप साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार हैं। आप जैसा इस दुनिया में क्या इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। आपकी महानता के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इस सृष्टि के कल्याण के लिए आप स्वर्ग लोक से इस धरती पर अवतरित हुए हैं। कहिए तो 10-20 शब्द और आपकी तारीफ में बोल दिया जाए। जरूरत पड़े तो अपने प्रशंसकों से लिखवा कर भेजवा दीजिए, मैं बोल देता हूं। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने गोदी मीडिया के लपटझंडियों को रोकिए। इन्हें रोकिए, क्योंकि चिंदी चोरी के चक्कर में ये लोग पूरे मुल्क को न सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, बल्कि सैकड़ों हजारों जिंदगियों को दांव पर भी लगा रहे हैं। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका फैलाया गोबर भारतवासियों के लिए कितनी बड़ी बीमारियां पैदा कर रहा है, कितना खतरनाक हो सकता है। एक बार फिर से गोदी मीडिया ने दलाली और गिरने की सारी हदों को पार कर दिया है। आप सबको पता है, 8 पूर्व भारतीय अधिकारियों को कतर ने फांसी की सजा सुना दी है। लेकिन इस मामले पर भारत का गोदी मीडिया जो काम कर रहा है, यदि मोदी सरकार ने समय रहते इनका कान गर्म नहीं किया तो यकीन मानिए इसका बहुत बड़ा खामियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ सकता है। पूरे मसले पर विस्तार से बात करेंगे। यह बेहद गंभीर स्थिति है, अच्छे से समझिए। इसके बाद वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। उम्मीद तो बहुत कम है, मगर फिर भी हो सकता है कि गोदी मीडिया के लपटझंडिसों के भीतर कोई शर्म आ जाए। हालांकि उनके भीतर शर्म जैसी कोई चीज अब रह नहीं गई है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि मोदी सरकार देश के सबसे बड़े अधिकारियों से गांव-गांव में अपनी योजनाओं का प्रचार करवाने वाली है। लेकिन इस प्रचार रथ पर चुनाव आयोग ने ब्रेक लगा दिया है। इतनी खबर आपको मिल गई होगी, मगर अब सवाल ये उठने लगा है कि ये ब्रेक चुनाव आयोग ने लगाया है या फिर लगवाया गया है, और यदि लगवाया गया है तो किसने लगवाया है। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, आपकी खोपड़ियां घुमा देगी। खोपड़ी घूमने से याद आया, देश के प्रधानमंत्री आजकल हैंग होने की कहानी बता रहे हैं। जी हां, उनके चुनावी भाषणों का एकदम तगड़ा वाला पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो के अंत में इसका तर्कपूर्ण आनंद लीजिएगा, क्योंकि अंत नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके तुरंत घंटा बजा दीजिए। हमारा काम पसंद आता हो तो देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाने के लिए और आपकी आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले लगभग 1 दशक में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया गंदे नाले में डूब चुका है। इस कदर डूब चुका है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में देश की छवि का क्या हो रहा है। दुनिया में छोड़िए, अपने ही देश में गोदी मीडिया के फैलाए गोबर से कितना नुकसान हो रहा है, इसके मालिकों और गोदी मीडिया के लपटझंडिसों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ उनकी आज की करोड़ों की कमाई नजर आती है, और जो पैसा फेंक कर उनसे तमाशा करवाता है उसके लिए डांस करना नजर आता है। ताज्जुब की बात यह है कि जिन भक्तों को पूरी दुनिया में साहब का डंका बजता हुआ दिख जाता है, सुनाई पड़ जाता है, उन्हीं भक्तों को यह नहीं दिखता कि पूरी दुनिया में भारतीय मीडिया और भारत के लोकतंत्र को लेकर कैसी जग हंसाई हो रही है। दुनिया भर में भारत की मीडिया को लेकर कितनी छीछालेदर मची है। भक्तों को यह सब कुछ नहीं दिखता, लेकिन इसमें भक्तों का ज्यादा दोष नहीं है। मामला यह है कि भक्त देखते हैं वही गोदी मीडिया, वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया का वही फर्जी ज्ञान, और गोदी मीडिया प्रधानमंत्री के दौरे के समय भाड़े पर ले जाया गया ढोल बजता हुआ दिखाकर यह कह देता है कि देखो दुनिया में डंका बज रहा है। अब बेचारा भक्त तो भक्त है, वो गोबर को गुलगुला समझकर खा लेता है। पेट में गुड़गुड़ होती है तो वो समझता है कि ये पेट की गुड़गुड़ नहीं बल्कि विदेशों में बज रहा डंका है, उसी की आवाज गूंज रही है। शायद भक्त को मालूम नहीं कि आज का ये खाया हुआ गोबर कल को लीवर किडनी सब कुछ फेल कर देगा, और तब पछताने का मौका भी नहीं होगा। बहरहाल मामला यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को विश्व गुरु बताने और बड़े से बड़े फेलियर पर भी उनके चेहरे से दाग मिटाने तथा चेहरा चमकाने के लिए गोदी मीडिया गिरने की सारी सीमाओं को लगातार पार करते जा रहा है। अपनी मनगढ़ंत हवाबाजियों को चिल्ला चिल्लाकर जनता के सामने परोसने से पहले गोदी मीडिया को एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आता कि इससे भारत का और भारतीयों की जान माल का कितना नुकसान हो सकता है। हाल ही में आपने देखा था कनाडा के मामले में कनाडा की सरकार ने भारत सरकार पर यह आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने कनाडाई नागरिक को जान से मरवा दिया अपने एजेंट्स के माध्यम से। भारत सरकार इस बात से इनकार करती रही, लेकिन गोदी मीडिया वाले कहां मानने वाले हैं। ये सब अपने मन से दावा करने लगे कि देखो देखो घुसकर मार दिया, घर में घुसकर मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया, यहां तक कि कनाडा को धमकियां तक देने लगे। एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा कि कनाडा में जो हजारों या लाखों की संख्या में भारतीय लोग रहते हैं, उनके जीवन पर गोदी मीडिया की इस गंदगी का क्या असर हो सकता है। आपको याद होगा खबरें यहां तक आने लगी कि कनाडा में हिंदू कम्युनिटी खतरे में आ सकती है, उनको धमकियां तक मिलने लगी। यानी जो गोदी मीडिया दिन रात हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर नौटंकी पसारता है, उसी की नौटंकियों ने विदेशी धरती पर हिंदुओं की जान जोखिम में डाल दिया। और गोदी मीडिया की नौटंकियों को देखते हुए कनाडा से लेकर अमेरिका तक ने सामने आकर भारतीय मीडिया की छीछालेदर की और आईना दिखाया कि अपनी औकात में रहो। मगर फिर भी इन लोगों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपनी औकात में ही है, इनकी यही औकात। हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को फांसी की सजा सुना दी है। इन अधिकारियों को पिछले साल बिना कुछ बताए गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से लेकर अब तक लगातार इस मामले पर सवाल उठते रहे हैं कि मोदी सरकार क्या कर रही है, अपने पूर्व अधिकारियों को छुड़ाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए कौन से कदम उठा रही है। जहां तक मुझे याद है कई बार मैंने अपनी वीडियोस में इस मुद्दे पर बात की थी। अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही पूर्व अधिकारियों के संगठनों ने संभवतः मोदी सरकार को पत्र लिखकर सवाल किया था, और तब भी हमने इस बात पर चर्चा की थी कि अपने पूर्व अधिकारियों को बचाने के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है, उन्हें कैसे भुलाया जा सकता है। गोदी मीडिया ने ऐसे मामलों पर चर्चा किया नहीं, हमें नहीं पता। गोदी मीडिया का यह चरित्र भी नहीं है कि मोदी सरकार से सवाल कर सके। लेकिन इतना कुछ होने के बाद अब गोदी मीडिया जो
कर रहा है ये और भी ज्यादा चिंताजनक है, शर्मनाक है और डरावना है। हमें याद रखना होगा कि कतर की न्यायिक व्यवस्था कैसी है, किस तरीके से काम होता है, इस बारे में हमें बहुत सारी जानकारी नहीं है। दुनिया भर में कई बार इसे लेकर चर्चा भी होती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यदि आपके घर का कोई सदस्य किसी के कब्जे में है तो आप उसे बातचीत के टेबल पर लाएंगे, उन्हें बचाने का प्रयास करेंगे, सामने वाले को मनाएंगे, खुश करेंगे, उसे फुसलाएंगे या फिर उसे धमकाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि धमकाया भी जा सकता है, लेकिन धमकाया तब जा सकता है जब आप धमकाने की स्थिति में हो। 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है। यदि धमकाने की स्थिति में थे तो अब तक क्या कर रहे थे? जिस मीडिया को मोदी सरकार से सवाल करना चाहिए कि 1 साल से अधिक का समय बीत गया, अब तक हमारे देश के अधिकारी कतर की जेल में बंद रहे, आपने अब तक क्या किया? आप तो खुद को विश्वगुरु कहते हैं, विकसित भारत का झंडा लेकर घूमने की कोशिश कर रहे हैं। आपके एक फोन से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, फिर कैसे भारत के 8 जांबाज अधिकारियों को कतर में फांसी की सजा सुना दी गई? और अब इस खबर को सुनकर आपकी सरकार आश्चर्य प्रकट कर रही है। हमें आश्चर्य है कि कैसे हो गया, जबकि महीनों पहले से इस बात की चर्चा हो रही थी कि अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई जा सकती है। आगे की बात करने से पहले आप गोदी मीडिया के चैनलों की इन रिपोर्टिंग को देख लीजिए। इनके थंबनेल पर जो टाइटल है उसे देख लीजिए और कल्पना करके देखिए कि कतर के लोग, वहां के अधिकारी और वहां का प्रशासक जब इस तरह की हेडलाइन देखेंगे तो उनके दिमाग में किस तरह की बातें आएंगी। वो हमारे अधिकारियों के प्रति नरम होंगे या फिर गोदी मीडिया की गंदगी देखकर गर्म होंगे। देखिए, टाइम्स नाउ नव भारत लिखता है कि कतर भूलना मत, 2017 में पीएम मोदी ने भूखे मरने से बचाया था। यानी यहां पर गोदी मीडिया यह बताने की कोशिश कर रहा है कि कतर 2017 में तुम भूखमरी के शिकार होने वाले थे, हमने बचा लिया था। न्यूज 18 लिखता है कि भारत अब कतर को देगा ना भूलने वाला जख्म, इनकी गंदगी देखते जाइए। न्यूज नेशन ने तो खुलासा ही कर दिया कि कतर में भारतीयों को फांसी के पीछे पाकिस्तान है। यानी जो बात अब तक मोदी सरकार को पता नहीं चली होगी कि पाकिस्तान ने भारत के अधिकारियों को कतर में फांसी की सजा दिलवा दी है, वो बात न्यूज नेशन को पता चल गई है। अब सवाल यह है कि गोदी मीडिया के अनुसार जो पाकिस्तान भूखा नंगा है, जहां आटे के लिए गृह युद्ध होता है, उस पाकिस्तान की कतर में इतनी चल रही है तो फिर तुम कहे कि विश्वगुरु हो भाई। न्यूज 18 लिख रहा है कि पूर्व नेवी अधिकारी तो सिर्फ मोहरा है, कतर भारत से ये चाहता है। क्या चाहता है यही बता सकते हैं। न्यूज 18 का ही दूसरा थंबनेल देख लीजिए। 8 भारतीय सैनिकों को सजाए मौत, गुस्से में पीएम मोदी। सवाल यह है कि दो देशों के बीच कूटनीति से काम होता है कि गुस्से से काम होता है? ये गली छाप गुंडे हैं क्या कि झगड़ा कर लेंगे, तुम हमारा काला पकड़ के 2 घंटा मार दो, हम तुम्हें 2 घंटा मार दें? सोच कर देखिए, जब कतर के अधिकारी ये वाली हेडलाइन देखेंगे कि भारत अब कतर को देगा न भूलने वाला जख्म, तो वे हमारे 8 अधिकारियों के प्रति कैसा रवैया अपनाएंगे? हमें अपने अधिकारियों को सजा से छूट दिलवानी है, उन्हें भारत वापस लाना है या फिर कतर से युद्ध करना है? और यदि युद्ध करना ही है तो भारत के लाखों लोग कतर में नौकरी करते हैं, यानी कतर की वजह से भारत में करोड़ों जिंदगियां चल रही हैं, लाखों परिवार जीते खाते हैं, भारत में करोड़ों रुपया हर महीने आता है। सवाल यह है कि यदि कतर इस तरह की चीजों को देखकर और नाराज होता है, वहां के लोगों के बीच भारतीयों के प्रति नाराजगी पैदा होती है, गुस्सा पनपता है, तो क्या लाखों भारतीय जो कतर में नौकरी कर रहे हैं उनका जीवन संकट में नहीं आएगा? क्या गोदी मीडिया अपनी गंदगी की वजह से कतर में बसे लाखों भारतीयों को संकट में नहीं डाल रहा है? जिन 8 पूर्व अधिकारियों को सजाए मौत दी गई है, मोदी सरकार के नकारेपन की वजह से उनका जीवन तो संकट में है ही, उनके पीछे जो सैकड़ों लोग भारत में, उनके नाते रिश्तेदार परिवार ये सब परेशान हैं, उन्हें तो छोड़ ही दीजिए। भारत का गोदी मीडिया एक बार फिर से लाखों भारतीयों को भयंकर संकट में ढकेलने के लिए तैयार हो चुका है। यहां एक बात और ध्यान में रखने वाली है, कतर भारत की गोदी मीडिया और भाजपाई नेताओं की नफरती बयानों को लेकर अक्सर कड़ा रुख अपनाते आया है, और इस कदर अपनाते आया है कि मोदी सरकार को अपने ही लोगों को फालतू बेमतलब का बताकर पार्टी के पदों से हटाना पड़ा है, यानी कतर के विरोध से मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। अब सवाल यह है कि एक बार फिर से गोदी मीडिया ऐसी गंदगी क्यों कर रहा है? यहां एक बात और समझने वाली है, गोदी मीडिया के चैनलों पर लगातार कतर के मामले में पाकिस्तान को घुसाया जा रहा है, इजराइल को घुसाया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि भारत ने इजराइल का साथ देने की बात कही, इसीलिए कतर नाराज हो गया, क्योंकि कतर फिलिस्तीन और हमास का समर्थक है। अब सवाल यह है कि यदि इजराइल के पक्ष में बयान देने से कतर नाराज हो गया तो फिर भारत ने फिलिस्तीन को मदद भी पहुंचाई है, जहाजों में भर भर के। इन तस्वीरों में आप देख लीजिए कितना सारा सामान फिलिस्तीन के लोगों को भेजा गया है। तो क्या भारत द्वारा फिलिस्तीन को भेजी गई मदद देखकर कतर के मन में खुशी नहीं हुई कि भारत के प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के नेता से बात कर रहे हैं, उनको मदद पहुंचा रहे हैं? ये सब कुछ देखकर कतर खुश नहीं हुआ क्या? इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में भी प्रधानमंत्री से लेकर पूरी की पूरी भाजपा ने चिंदी चोरी वाला काम किया। छोटे छोटे फायदों के लिए, यानी घरेलू राजनीति साधने के लिए देश का बड़ा बड़ा नुकसान करने का काम किया गया है। और जो भारत का ऐतिहासिक स्टैंड रहा है, जो मानवता का स्टैंड रहा है, उससे अलग प्रधानमंत्री ने इजराइल के समर्थन में ट्वीट कर दिया, तुरंत कर दिया, मानो उसी लिए बैठे ही थे। बाद में जब समझ में आया कि यह गलती हो गई है तो फिलिस्तीन की मदद करने की बात सामने आई। मगर कुल मिलाकर बात फिलहाल हमारे 8 पूर्व अधिकारियों की है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखिए उन 8 अधिकारियों के परिवारजनों की स्थिति इस वक्त क्या होगी, जिनके परिवार का एक सदस्य कतर में पिछले लगभग 1.25 साल से बंद है, जिससे कोई संपर्क नहीं। अब तक इन लोगों को एक बार भी जमानत तक नहीं मिली है, अब इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है। इन अधिकारियों के परिवार वालों की स्थिति क्या होगी, एक बार कल्पना करके देखिए, अपने परिवारजनों के बारे में सोचकर देखिए, और खुद ये 8 अधिकारी जहां जेलों में बंद होंगे वो क्या सोच रहे होंगे कि हमारा विश्वगुरु क्या कर रहा है,
हमारा भारत क्या कर रहा है, 100 साल से अब तक हमारे लिए मजबूत पहल क्यों नहीं की गई। यानी कुल मिलाकर जिन जाबाज अधिकारियों ने हमारे देश को सुरक्षा प्रदान की, हमारे देश की सेवा की, यानी कुल मिलाकर जिस मीडिया को सरकार से सवाल करना चाहिए, कटघरे में खड़ा करके प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि 1.25 साल से आप क्या कर रहे हैं चुनाव प्रचार के अलावा, हमारे देश के 8 पूर्व अधिकारी इस तरह से क्यों फंस गए, वो भी इजराइल के लिए कथित जासूसी करने के आरोप में। और अब तक आपने क्या किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, वो गोदी मीडिया सारा का सारा ठीकरा पाकिस्तान के ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रहा है और बता रहा है कि पाकिस्तान अपने लोगों को कतर में नौकरी दिलवाना चाहता था, इसीलिए भारतीयों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि यदि पाकिस्तान की इतनी चल रही है तो भारत की क्यों नहीं चल रही। बात यदि मुसलमानों की है तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो भारत में है, और यदि कतर को पाकिस्तान वालों को ही नौकरी देनी होगी तो वो लोग वैसे ही छटनी कर देंगे। उसके लिए अधिकारियों को इस तरीके से गिरफ्तार करके फांसी की सजा सुनाने की क्या जरूरत। लेकिन चूंकि आपको पता है कि गोदी मीडिया को कोई भी सवाल प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार से नहीं चाहिए, सारा ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ना है, कोई ना कोई बलि का बकरा ढूंढना है, अपने भगवान के चेहरे को साफ सुथरा रखना है। मगर यहां सवाल यह है कि गोदी मीडिया जो गंदगी फैला रहा है वो किसके इशारे पर है, ये आप सब जानते हैं, किसे बचाने के लिए है ये भी आप जानते हैं। लेकिन सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है, आपने कहा है कि आप तो झोला उठाकर चल देंगे, उसके बाद इस देश का क्या होगा। देशों के बीच का संबंध दशकों में बनता है और बिगड़ने में कम समय लगता है। आप बिगाड़ कर चले जाएंगे, आने वाले वक्त में भारत का संबंध बाकी देशों के साथ कैसा होगा, उसे दोबारा पटरी पर लाने में कितना समय लगेगा, क्या आपको इस बात का अंदाजा है। अपनी छोटी छोटी राजनीति के लिए आप लोग इतना बड़ा नुकसान देश का कैसे कर सकते हैं। पहले से ही यदि भारत के पड़ोसी देशों को देखा जाए तो किसी भी देश से हमारा संबंध अच्छा नहीं हुआ है, सबके साथ संबंधों में खटास ही आई है। फिर आप कहे कि विश्वगुरु, छोटी छोटी राजनीति के लिए कम से कम देश का विदेशों से संबंध तो खराब मत करिए, अपनी गोदी मीडिया को संभालिए। एक बार फिर से आपसे हाथ जोड़कर विनती है। पिछले दिनों खबर आई थी कि मोदी सरकार देश के बड़े बड़े अधिकारियों को गांव गांव भेजकर अपनी योजनाओं का प्रचार करवाना चाहती है। इस फैसले की चारों तरफ आलोचना हुई, लोग इस फैसले को वापस लेने की अपील कर रहे थे। कोई कह रहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, कोई कह रहा था सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। 20 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालने की बात कही गई थी, लेकिन चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने 5 दिसंबर तक चुनावी राज्यों में मोदी सरकार की इस यात्रा पर रोक लगा दी है। जबकि मांग थी कि इस यात्रा पर ही पूर्ण तरह से बैन लगना चाहिए। बहुत सारे लोग इसे लेकर उत्सुक भी हो रहे हैं कि देखो, चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया। चुनाव आयोग ने ले लिया इतना बड़ा फैसला, पहली बार चुनाव आयोग ने लिया इतना बड़ा फैसला, मोदी सरकार को दिया झटका। वही चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जो मोदी सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी चालबाजियों में हमेशा 10 कदम आगे रहती है, सबसे 10 कदम आगे चलती है, चाहे उसके लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़ जाए, क्या उसे यह मालूम नहीं रहा होगा कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसी यात्रा नहीं निकाली जा सकती, इस यात्रा पर रोक लगाई जा सकती है। तो इसे लेकर अब सवाल यह उठने लगा है कि कहीं जानबूझकर यह सारी सेटिंग तो नहीं की गई है ताकि लोगों को लगे कि हाँ, चुनाव आयोग भी कुछ कर रहा है, भाजपा के खिलाफ भी यानी मोदी सरकार के खिलाफ भी एक्शन ले रहा है, यानी ईमानदार है, देखो देखो रोक लगाई। इस तरह की बातें लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं और चर्चा यह भी हो रही है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से असली टारगेट तो 2024 का लोकसभा चुनाव है। राज्यों के चुनाव को देखते हुए यह प्लानिंग तो की नहीं गई है, तो फिर इस रोक का फायदा क्या है। इस हिसाब से लोगों का यह तर्क और भी मजबूत होता हुआ दिख रहा है कि 5 राज्यों में रोक लगाने का यह फैसला कहीं किसी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं। बहरहाल मांग तो यह हो रही थी कि सरकारी अधिकारियों से किसी सरकार का प्रचार करवाना यह गलत है, इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन पूरी तरह से पाबंदी लगाने की बजाय छोटी सी रोक लगवाकर सरकार इस मांग को छुपाने या दबाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। बाकी चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष काम करता है। मोदी सरकार चाहती है कि चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष होकर काम करे, लेकिन यह भी चाहती है कि चुनाव आयुक्त मोदी सरकार की इच्छा अनुसार चयनित हो। ठीक वैसे ही जैसे कोई परीक्षार्थी ये चाहता हो कि वो परीक्षा हाल में सारे उत्तर अपने मन से लिखेगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा, लेकिन परीक्षा हाल में इन्विजिलेटर वो अपने घर के आदमी को रखना चाहता है, अपने फेवर के आदमी को रखना चाहता है। क्यों चाहता है ये आप अच्छे से समझते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस होंगे, यानी 2 लोग जिस पर मुहर लगा देंगे वही चुनाव आयुक्त बन जाएगा। 2 लोग यानी विपक्षी नेता और चीफ जस्टिस यदि किसी ईमानदार और निष्पक्ष आदमी को चुन लेते हैं तो मोदी सरकार को दिक्कत हो सकती थी। शायद इसीलिए सरकार इस व्यवस्था को बदलने में जुट गई और अब सरकार चाहती है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में 3 लोग हों, लेकिन चीफ जस्टिस ना हो, एक प्रधानमंत्री हो और एक प्रधानमंत्री का ही मंत्री हो और तीसरा विपक्षी नेता। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यदि 3 लोगों की समिति में से जिधर 2 लोग मुहर लगा देंगे वही व्यक्ति चुन लिया जाएगा और 2 लोगों की मुहर लगाने के लिए 2 लोग तो सरकार के ही होंगे, यानी चुनाव आयुक्त वही बनेगा जो मोदी सरकार को पसंद आएगा। जबकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ चाहते थे कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। पिछले कुछ सालों में आपने लगातार देखा है प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम नेताओं के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लगे, लेकिन न के बराबर मामलों में चुनाव आयोग ने इन पर कार्रवाई की। कहा जाता है कि जब सरकार ने ही उस अधिकारी को बैठाया है तो वो अधिकारी इनके खिलाफ कैसे काम करेगा। उधर आजकल प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में मोबाइल हैंग वाला उदाहरण दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने भाषण देते हुए 2G स्कैम पर भी सवाल उठाए, यूपीए सरकार को महान भ्रष्टाचारी बताया। कहने लगे कि पहले जैसे मोबाइल हैंग होता था उसी तरह से यूपीए की सरकार भी हैंग होती थी, काम नहीं करती थी, भ्रष्टाचार करती थी। मगर सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री और
बीजेपी के तमाम नेता एक झूठ कितनी बार बोलेंगे। पिछले लगभग 10 साल से लगातार 2G घोटाला 2G घोटाला 2G घोटाला इनकी जुबान पर रटा हुआ है। मगर सवाल यह है कि जिस 2G घोटाले में 1,76,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा था, वो पैसा कहां है? पिछले 9.5 सालों से आप कुर्सी पर बैठे हैं, अब तक वो पैसा क्यों नहीं पकड़ पाए यदि घोटाला हुआ था तो? इसके अलावा पिछले 10-11 साल से आप लोग केवल आरोप ही लगा रहे हैं। सत्ता मिलने के बावजूद आप किसी को सजा क्यों नहीं दिलवा पाए? 2G घोटाले के सारे आरोपी बरी क्यों हो गए? आपकी जांच एजेंसियां कोर्ट में सबूत क्यों नहीं पेश कर पाई? क्या माजरा है? आप 2G घोटाले के आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं दे पाए, या फिर जानबूझकर आपने कोई सबूत नहीं दिया और कोई मैनेजमेंट वाला खेल हो गया? क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि जो भाजपा नेता और स्वयं प्रधानमंत्री लगातार 2G घोटाले पर आरोप लगाते हैं, 9.5 साल सत्ता में रहने के बाद भी अब तक किसी को सजा क्यों नहीं दिलवा पाए? क्या आरोपियों से घूस लेकर उन्हें आपने छोड़ दिया, जाने दिया, चलो हमको भी कट दे दो, काम खत्म? या फिर आपके सारे आरोप निराधार थे, झूठे थे, बेबुनियाद थे? क्योंकि दो ही बातें हो सकती हैं, या तो घोटाला हुआ और आपने घोटालेबाजों से रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ दिया, उनके खिलाफ सबूत पेश नहीं किए, उन्हें दोषी सिद्ध नहीं करवाया, सजा नहीं दिलवाई, या फिर घोटाला हुआ ही नहीं था। क्या देश के प्रधानमंत्री इस बात का जवाब देंगे कि एक ही झूठ कितनी बार बोला जाएगा? देश की जनता को कब तक बरगलाया जाएगा? 2G घोटाले के आरोपियों को सजा दिलाने में मोदी सरकार हैंग क्यों हो जाती है? प्रधानमंत्री उज्जवल भविष्य की गारंटी भी दे रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे 2 करोड़ रोजगार हर साल की गारंटी थी, 15 लाख रुपए हर खाते में गारंटी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी थी, बेटियों को सुरक्षा की गारंटी थी। प्रधानमंत्री महिला आरक्षण को लेकर भी जमकर प्रचार कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि महिलाओं को इस मामले में मिला उला कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल है। 10 साल बाद आरक्षण मिलेगा या 20 साल बाद मिलेगा, किसी को कुछ पता नहीं है। वो आरक्षण जो आज के आज दिया जा सकता था, प्रधानमंत्री मोदी उसे कब देंगे कुछ पता नहीं है, बस लिख दिया है कि देंगे। यानी यह भी हो सकता है कि भविष्य में इसे चुनावी जुमला कह दिया जाए, लेकिन झुंझुना बजाने के लिए इतना बहुत है। खेलों को लेकर भी खूब सेकी बघारी जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि देश में नकारात्मकता और खेल में भी नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, नहीं फैलानी चाहिए। लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि उन्हीं की पार्टी के सांसद ब्रभूषण सिंह महिला पहलवानों के साथ नकारात्मकता फैला रहे थे या सकारात्मक काम कर रहे थे। उनके ऊपर जो आरोप लगे उस पर आज तक प्रधानमंत्री की जबान से एक शब्द नहीं फूटा है, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात। तो प्रधानमंत्री का बेटियों की इज्जत को लेकर एक शब्द न बोलना, यह सकारात्मकता है या नकारात्मकता है? इसका जवाब खाली प्रधानमंत्री जी ही दे सकते हैं। नमो ट्रेन को लेकर भी प्रधानमंत्री जी ताली बजवा रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि रेलवे की सुरक्षा का क्या होगा। आए दिन ट्रेनें पटरियों से क्यों उतर जा रही हैं? सैकड़ों लोगों की जान क्यों चली जा रही है? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिस पैसे से रेलवे की सुरक्षा में लगाना था, उस पैसे से आपने स्टेशन के बाहर झंडा खड़ा कर दिया और साज सज्जा में लगा दिया, वो चुकुर भुकुर करके जलने वाली लाइट लगा दी, चाइना वाली। पहले लोगों की सुरक्षा जरूरी है, यात्रियों की सुरक्षा जरूरी है, या दिखावे की नौटंकी जरूरी है? और इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि आप आए दिन ट्रेनों पर सफेद पेंट करा के शीशा लगाकर उसका उद्घाटन करते रहिए, अच्छी बात है, झंडी दिखाते रहिए, लेकिन आम आदमी की जो ट्रेन है वो आज भी घंटों घंटों की देरी से क्यों चल रही है? 10 साल पहले तो आप पूछते थे कि जब इमरजेंसी के वक्त में ट्रेनें टाइम पर चल सकती थी तो आज क्यों नहीं चल सकती हैं? हम चलाएंगे। अब 9.5 साल बीत चुका है, बताइए 9.5 साल में आप ट्रेनों को समय पर क्यों नहीं चला पाए? 10 साल पहले आप बुलेट ट्रेन भी लाने वाले थे, कहां किस जाम में फंस गई बुलेट ट्रेन, या जापान से आ नहीं पाई क्या? और इन सबसे बड़ी बात फिलहाल यह है कि हमारे देश के 8 जवान कतर में फंसे हुए हैं, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। प्रधानमंत्री इस पर देश की जनता को संबोधित कब करेंगे और अपने प्रयास के बारे में कब बताएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। जबान पर ताला लगा लेने से जिम्मेदारियों से बचा नहीं जा सकता। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री लगातार किसानों के मामलों से लेकर देश के जवानों के मामले पर, पुलवामा के मामले पर, मणिपुर के मामले पर और महिला खिलाड़ियों के मामले पर, इस तरह के तमाम मुद्दों पर लगातार अपनी जबान पर ताला लगाकर बचने की कोशिश करते हैं। भोजपुरी में इसे ही मुंहचोर कहा जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास जवाब देने के लिए कुछ ना हो और वो मुंह चुराता हुआ फिरे। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री ने और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। इच्छा तो थी कि इसी वीडियो में सारी बातों का विश्लेषण कर दिया जाए, लेकिन वीडियो लंबी हो रही थी, इसीलिए आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, लाइक जरूर कर दिया करिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।